हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5th पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के सारे कॉन्सेप्ट को इस इंट्रोडक्शन वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स हमारा क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। ज्योमेट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है उन्हें समझेंगे। टाइप्स ऑफ लाइंस, लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं। देन एंगल फ्रॉम इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन से कौन कौन से एंगल हमारे फॉर्म होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, पैरेललिज्म के लिए हमारी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। और लास्ट में हम कवर करेंगे अपना पेपर फोल्डिंग पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन से। तो ज्योमेट्रिकल में जो है हमारी बेसिक क्या होती हैं, लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे लाइंस क्या होता है। लाइंस हमारा एक स्ट्रेट पाथ है, एक स्ट्रेट रास्ता है जिसकी कोई भी डायरेक्शन, कोई भी एंड डायरेक्शन नहीं होती है। इसको जो है हम फ्रंट से चाहे बैक से जो है इन्फिनाइट डायरेक्शंस तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखी है, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ होता है दैट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, जिसको हम एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, जिसको हम बोथ डायरेक्शन से आगे बढ़ा सकते हैं। इट हैज़ नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो ये हमारी क्या है, लाइन है जिसको हमने नेमिंग दे दी ए और बी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर जो है एक ऐसी सीधी लाइन और दोनों साइड इसके क्या कर देंगे, एरो। जहाँ पे भी ये दोनों साइड एरो बनेंगे वहाँ पे समझना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन को। ठीक है, अब आता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम सेगमेंट को समझते हैं। सेगमेंट होता क्या है, सेगमेंट का मतलब होता है सेक्शन। सेक्शन मतलब क्या होगा, जैसे हर स्कूल में जो है हमारे सेक्शन होते हैं, हर क्लास के सेक्शन होते हैं और उस सेक्शन में जो है फिक्स्ड बच्चे होते हैं, फिक्स्ड स्टूडेंट होते हैं। तो वैसे ही लाइन सेगमेंट क्या है, एक फिक्स्ड लाइन है जिसको हम ना एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखी है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का ही पार्ट होता है, दैट हैज़ टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट, जिसके दो अलग अलग क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट, ये लास्ट स्टूडेंट है, यहाँ से लास्ट स्टूडेंट, इस लास्ट स्टूडेंट या फिर इस लास्ट पॉइंट के बाद हम इस लाइन को जो है आगे ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल हम लिखेंगे ए बी और इस ए बी के ऊपर एक ऐसे सीधी लाइन और उन इस सीधी लाइन के जो है एंड में हम क्या बना देंगे, दो डॉट बना देंगे, दो पॉइंट सर्कल इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब आते हैं रेस पे। रेस क्या होती है, जैसे हमारी सन की रेज होती है, ये हमारा सन हो गया, सन की क्या होगी, रे हो गई। तो मैथ्स के टर्म में ये सन क्या हो जाएगा, हमारे लिए पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट से निकलने वाली जो ये लाइंस होती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन दैट स्टार्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं एंड एक्सटेंड इन्फिनाइटली इन वन डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में जो है वो इन्फिनाइटली चलती रहती है। इस एरो का मतलब है कि इसको हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल हम लिखेंगे ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, इस पॉइंट से हम ऐसे एक लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, ऐसे एरो बना देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रे को करता है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लाइन में पढ़ेंगे अपना इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, देखो इंटरसेक्टिंग, सेक्टिंग का मतलब होता है कट करना। व्हेन पेयर ऑफ लाइन, तो पहले हम यहाँ पे पेयर बना देते हैं अपने लाइन का। एक लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई, ये हमारी पेयर हो गई। इस लाइन को हम लिख लेते हैं एल और इस लाइन को हम लिख लेते हैं एम। व्हेन पेयर ऑफ लाइन कट, अभी एक दूसरे को कट कर रही हैं, या मीट बोल सकते हैं या कट बोलो। ठीक है, व्हेन पेयर ऑफ लाइन कट ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रही हैं एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे जो है ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं अपनी। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखी, व्हेन अ पेयर ऑफ लाइंस, जब हमारी पेयर ऑफ लाइंस या फिर
मोर देन 2 लाइन्स, 2 से ज़्यादा लाइन्स जो है एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं, या फिर क्रॉस भी कह सकते हैं। ये क्रॉस हो रहा है इस तरह से, या 2 से ज़्यादा लाइन्स भी जो है इस तरह से एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। ईच अदर एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे जो है एक दूसरे को क्या करती हैं, ये सारी लाइंस कट करती हैं, क्रॉस करती हैं। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है हमारा, जिस पॉइंट पे ये पेयर्स ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ मैनी एंगल्स डू दे फॉर्म। ये जो है लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कितने एंगल्स फॉर्म करती हैं। अगर हम 2 लाइंस की बात करें, ये हमारी 2 लाइंस है एल और एम, अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो कितने एंगल्स फॉर्म करती हैं, यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया 4। यानी जब 2 लाइंस कट ईच अदर देन कितने एंगल्स फॉर्म, हमारे 4 एंगल्स फॉर्म्ड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन 2 लाइंस कट ईच अदर देन एंगल इक्वल टू, एंगल कितने फॉर्म्ड होंगे हमारे होते हैं 4। ठीक है, और अगर हमारे 2 लाइन्स से मोर देन 2 लाइन्स हो गया, 2 से ज़्यादा अगर लाइन्स हो गई, तब हम अपने एंगल्स कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला है हमारे पास, हमें याद रखना है। एंगल्स इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ लाइन्स। जितने हमारे पास लाइन्स होंगी उसको हमें क्या करना है, 2 से इंटू करना है। मान लो हमारे पास यहाँ पे कितने लाइन्स हैं, ये हो गए हमारी 1 लाइन्स, ये हो गए एल एम एन ओ। यहाँ पे हमारी कितने लाइन्स हो गई, यहाँ पे हमारी 4 लाइन्स हो गई, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइन्स हो गए। तो कितने एंगल्स फॉर्म होंगे हमारे, यहाँ पे हमें लिखना है 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, यानी हमारे कितने एंगल्स फॉर्म होंगे, 4 एंगल्स फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। ये कह रहा है क्या 2 लाइन्स, ये जो हमारे ऊपर 2 लाइन्स हैं, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, तो ये कह रहा है कि क्या वो एक 1 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इसका आंसर सिंपल क्या होगा हमारा, नो। हम लिखेंगे यहाँ पे नो, 2 स्ट्रेट लाइन, नो, यहाँ पे लिखेंगे 2 स्ट्रेट लाइन कैन नॉट बी intersect at more than 1 पॉइंट। ठीक है, जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, और कब वो लाइंस, मतलब वो कब होगा, जब हमारे एक से ज़्यादा पॉइंट पे जो है हमारी लाइंस इंटरसेक्ट होंगी। तो ऐसी लाइंस को हम क्या, देखो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, अब इसी के ऊपर जब हमारी दूसरी लाइन आएगी, तब ये दोनों लाइंस जो हैं जब एक दूसरे को कट करेंगे या क्रॉस करेंगे, तब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे क्या बनेंगे, एक से ज़्यादा बनेंगे। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इफ़ टू लाइंस intersect at more than if 2 lines intersect at more than 1 point, then they are, ऐसी लाइन्स हमारी क्या होगी, ऐसी लाइन्स हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइन। हम लिखने पे है, देन दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइन्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स पढ़ा। ठीक है, अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन अपना करते हैं। ये हमारा बुक का क्वेश्चन है। इन अ फिगर 5.2, ये हमारे पास फिगर है। इफ़ ए इज़ 120, ए अगर हमारा क्या है 120 है, कैन यू फिगर आउट द मेजरमेंट ऑफ बी सी एंड एंगल डी विदाउट ड्राइंग एंड मेजरिंग। हमें जो है
एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने से पहले हम जो है एक अपना टॉपिक्स इसको कवर करते हैं, टॉपिक को समझते हैं कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, यहाँ पे हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, एक ये वाली लाइन होगी एल और एक हमारी एम होगी। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन हमारे क्या बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है? देखो, वर्टिकल का मतलब होता है एक ही वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, एक ही कोने में जब हमारे अपोजिट एंगल्स बनते हैं। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। जैसे 1 है, 1 का अपोजिट क्या होगा? 3, 4 का अपोजिट क्या होगा? 2। तो जब हमारी टू लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो हमारे हमारे वर्टिकल्स अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एंगल फेसिंग ईच अदर अक्रॉस द वर्टेक्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 4 के, या फिर 4 2 के, 3 1 के, इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। सेकंड चीज़ हमारी क्या होगी? जब हमारे टू लाइन्स इंटरसेक्ट होती हैं तब हमारे क्या बनते हैं? लीनियर पेयर बनते हैं। अभी लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर सिंपल ये होता है कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है। अब एडजेसेंट क्या होता है? देखो, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल्स। यानी 1 का बगल कौन होगा? 2 हो सकता है, 1 का बगल 4 भी हो सकता है। तो जब हम 1 और 2 का सम करेंगे तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? हमारा इन दोनों का सम होगा हमारा 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे पेयर्स को, ये पेयर बन गए ना हमारे 1 और 2, ये दो एंगल के पेयर बन गए, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है adjacent angle resting on a straight line always sum to 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? 180। ठीक है, और एंगल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी कितना होगा? 180। एंगल 4 प्लस एंगल 3 भी कितना होगा? 180। एंगल 3 प्लस 2 भी हमारा कितना होगा? 180। यानी एडजेसेंट देखना है हमें, बस एडजेसेंट एंगल देखने हैं। अब 3 का एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या? बगल वाला। 3 के बगल में 4 भी है, 3 के बगल में 2 भी है। तो अगर हम 3 के बगल में 4 लेते हैं तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। अगर 3 के बगल में हम 2 लेते हैं तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे अपने। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू हमें क्या दी है? 120 दी है। अब ए का जो है अपोजिट क्या होगा? हमारा सी होगा। तो सी भी हमारा कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। ए अगर 120 तो सी भी हमारा कितना होगा? 120। ठीक है, और अगर बी तो हमें निकालना पड़ेगा, जितना बी होगा उतना हमारा क्या होगा? डी भी होगा। ठीक है, एक तो वर्टिकल बनता है, दूसरा हमारा क्या बनता है? लीनियर पेयर बनता है। लीनियर पेयर क्या हो गया कि एडजेसेंट एंगल का सम 180। यानी इस ए का एडजेसेंट कौन हो सकता है? डी भी हो सकता है, इस ए का एडजेसेंट हमारा बी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना एंगल ए। ठीक है, अब इस एंगल ए के साथ हम अपना एडजेसेंट एंगल, चाहे बी लिखो चाहे डी लिखो, मैं लिख लेती हूँ बी को। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। रीज़न हम यहाँ पे क्या देंगे? बाई लीनियर पेयर। ठीक है, अब ए की वैल्यू तो हमें दी है कितनी? 120। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 120। एंगल बी ऐसे ही होगा इक्वल टू 180। एंगल बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 180। अब ये 120 प्लस का है तो इक्वल के राइट हैंड से जाके ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का। तो हो जाएगा माइनस का 120। 180 में से 120 गया, हमारा कितना हो जाएगा? 60। तो यानी बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? बी आ गया हमारा 60। तो यानी डी भी हमारा क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, ये तो हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब इसे जो है हम जो है सॉल्यूशन इसको जो है सॉल्व करके भी देखते हैं कि बी तो चलो हमारा आ गया 60, सी भी क्या 120 आता है, डी भी क्या हमारा 120 आता है। इसको जो है क्रॉस चेक भी एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के रख देते हैं। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे सी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। रीज़न सेम वही, लीनियर पेयर।
बी का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, सी भी होगा, बी का एडजेसेंट एंगल ए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी लेते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 180, तो रीजन वही सेम, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई 60, सी ऐसे ही लिखेंगे 180, तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 60 के हमारे कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो एंगल सी भी हमारा कितना आ गया 120, ठीक है। अब हम डी के भी निकालते हैं बाय दिस मेथड, लीनियर पेयर ही मेथड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, सेम रीजन, लीनियर पेयर। एंगल सी की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी 120, डी एज इट इज 180 ऐसे लिखेंगे, एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल डी इक्वल टू कितना आ जाए 180 में से 120 गया हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फिर से अगेन 60, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स हमारे निकल गए हैं, बी हमारा कितना आ गया 60, सी हमारा कितना आ गया 120, डी हमारा कितना आ गया 60, ठीक है। तो हम इसको जो है दोनों मेथड से भी कर सकते हैं, लीनियर पेयर मेथड से भी कर सकते हैं, और हम इसको जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी बता सकते हैं। एक एंगल तो हमारा वर्टिकल अपोजिट से निकल जाएगा, दूसरा हमारा लीनियर पेयर मेथड से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपके बुक का ही है। ये जो है हमें ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में जो है हमें एंगल लीनियर पेयर बताना है। एक तो हमें दे ही रखा है लीनियर पेयर एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है। दूसरा लीनियर पेयर क्या होगा, लीनियर मतलब एडजेसेंट एंगल। अब एक एडजेसेंट एंगल बी भी था, एक एडजेसेंट दूसरा क्या होगा डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ए एंड एंगल डी, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का लिख लेते हैं एंगल ए एंड एंगल डी, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और क्या होगा, अब अगर मैं डी को देखूँ, डी का एडजेसेंट क्या होगा एंगल ए, और डी का एडजेसेंट क्या होगा एंगल सी भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल डी एंड एंगल सी, ठीक है। डी के साथ हम ए भी लिख सकते हैं, वो ऑलरेडी हो गया ए डी या डी ए। अब सी का देखते हैं, सी को अगर मैं देखूँ तो सी का एडजेसेंट एंगल क्या होगा डी भी हो सकता है, सी का एडजेसेंट एंगल बी भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीसरा मैं क्या लिख लूँ सी एंड एंगल बी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी और डी भी लिख सकते हो, डी और ए भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, हमें पेयर बताने। जैसे एंगल बी का एंगल डी था, एंगल बी का एंगल डी है, तो ऐसे ही एंगल ए का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा हमारा एंगल सी, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन था, ये भी हो चुका है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। इससे पहले हमने जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा, टाइप्स ऑफ लाइंस में, अब दूसरा हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन समझने से पहले हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं, इन दो क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये लिखा हुआ है, कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सच दैट ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। क्या हम जो है ऐसा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का ऐसा बना सकते हैं जिसमें हमारे चारों एंगल्स क्या हों इक्वल हो। तो ऐसा हम बिल्कुल बना सकते हैं। हम जो है एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये हो गई, एक दूसरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये ले लेते हैं, ये दो स्ट्रेट लाइन। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन जो है एक दूसरे को कट कर रही है, यानी ये लाइन हमारी क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और यहाँ पे ये चारों एंगल्स कितने डिग्री के बनेंगे हमारे 90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइंस में जो एंगल्स हमारा बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये सारे एंगल्स हमारे कितने हो गए 90 डिग्री, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन यू फिगर आउट व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल। ईच एंगल कितने का होगा हमारा 90 डिग्री का ही होगा। तो बस इससे ही याद रखना है हमें कि ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसमें हमारे ईच एंगल कितने के बने 90 डिग्री के बने, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इसके क्वेश्चन नाम में ही इसका आंसर छुपा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये
एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट इस तरह से गिर रही है, और इसमें जो है कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर लाइन को, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मस्ट बी राइट एंगल। तो हमारा एंगल्स कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन भी लिखिए। परपेंडिकुलर लाइंस आर पेयर ऑफ लाइंस, ये पेयर ऑफ लाइंस हो गई, विच इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को कट तो कर रही है लेकिन कैसे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पे। लाइंस एल एंड एम, इसे हम एल मान लेते हैं, इसे हम एम मान लेते हैं। लाइंस एल एंड एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। इंटरसेक्ट तो सिंपल ये कहता है कि एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है, कट करती हैं, ठीक है। इसमें एंगल्स हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर क्या कहता है कि दो लाइंस कब परपेंडिकुलर होंगी, जब उनके चारों के चारों एंगल्स का मेज़र कितना होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। ईच एंगल एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है लाइंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारी एल आई जे और हमारी एम एल लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी ये कैसी हो गई, ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। एक हमारी ये लाइंस हो गई सी डी एंड बी ए, ठीक है। ये भी एक दूसरे को क्या करें हैं, कट करें। अगर हम इसका एंगल्स निकाल दें, अगर इसका एंगल जो है 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हमारी कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी एंगल्स दे रखा है, कितना, 115.3 डिग्री, ठीक है। अब एक लाइन हमें ये दे रखी है एच डी और यू पी, ठीक है। इस लाइन में अगर इस लाइन को अगर हम आगे ड्रॉ करें, तो एक पॉइंट में जाके ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर देंगी, मीट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी अलग अलग लाइन हो गई। एक लाइन हमारी ये दिखाई दे रही है ओ पी एंड क्यू आर। अब इस ओ पी और क्यू आर के बीच में अगर आप गैप देखें, तो ये गैप क्या है, इक्वल दिखाई दे रहा है। तो यानी अगर मैं इस लाइन को जो है आगे तक ड्रॉ करूँ इस तरह से, चाहे मैं इसे फ्रंट से करूँ इस तरह से, और इसको भी जो है मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ फ्रंट से, इस तरह से भी मैं इसको बैक से, तो मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस लाइन को फ्रंट से या बैक से ड्रॉ करूँ, तो ये लाइंस जो है हमारे कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे से जो है मीट नहीं होंगी। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये थर्ड टाइप्स हो गया हमारा लाइंस का। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस आर पेयर ऑफ लाइंस दैट लाई ऑन द सेम प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब वो सेम प्लेन में लाई कर रही होंगी। मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है और एक लाइन जो है मैंने अपनी कॉपी में ड्रॉ करी है, तो वो दोनों लाइन कभी भी जो है पैरेलल नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि एक लाइन तो हमारे यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, इस स्लाइड में ड्रॉ हो रही है, और एक लाइन जो है मेरी कॉपी में ड्रॉ हो रही है। तो दोनों के जो सरफेस हैं वो अलग अलग हैं। तो सरफेस पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, हमारा सरफेस जो है वो सेम होना चाहिए, हमारा प्लेन जो है वो सेम होना चाहिए, तभी वो लाइंस क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी। और वो लाइंस क्या होती हैं, एंड डू नॉट मीट हाउएवर फार वी एक्सटेंड देम एट बोथ एंड। और वो कभी भी क्या नहीं होती है, डू नॉट मीट, कभी भी नहीं मिलती है। ऐसी लाइन जो कि कभी ना मिले, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। लेकिन वो लाइंस क्या होनी चाहिए, लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, देखो हमारे पास ये दो लाइन है, पहले इस वाली लाइन इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो है बहुत सारी लाइंस जो है एक दूसरे को कट कर रही हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, और इन दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, अ ट्रांसवर्सल मस्ट इंटरसेक्ट
टू और मोर लाइंस, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को यहाँ पे हम एक और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी। टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है ये लाइन, कट करती है। इस लाइन को उसने यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया, इस दूसरी लाइन को, इस एम लाइन को जो है इस ट्रांसवर्सल लाइन ने इस क्यू पॉइंट पे कट किया, और एन को जो है उसने इस तरह से इस पॉइंट पे, इसे हम मान लेते हैं आर पॉइंट पे क्या करा है, कट करा है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन तो हमने पढ़ लिया। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल्स जो होते हैं इन्हें हम समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा इस चैप्टर में। अगर ये आ गया तो सारे क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा लिखा भी है, ट्रांसवर्सल क्रिएट 8 डिस्टिंक्ट एंगल्स। जब ट्रांसवर्सल लाइंस हमारी बनती है तो हमारे कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। 4 हमारे ऊपर फॉर्म होंगे और 4 हमारे नीचे होते हैं। यहाँ पे नंबरिंग दे भी रखी है 1 2 3 4। यहाँ पे मैं बना भी लेती हूँ। ये हमारी 2 पैरेलल लाइंस होगी इस तरह से। ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो 4 एंगल्स क्या होंगे हमारे। अब ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो यहाँ पे एंगल्स हमारे 4 बनेंगे। हो गया 1, हो गया 2, हो गया 3, हो गया 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, हो गया 6, हो गया 7, हो गया 8। तो टोटल कितने एंगल्स बनते हैं हमारे, 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये 8 एंगल्स कब कब कैसे कैसे इक्वल्स होते हैं, तो इनके एक रूल्स हैं, वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये समझ में आ गए तो क्वेश्चन हमारे सारे इजीली हो जाएंगे। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होते हैं। अब ये मान लो, यहाँ पे मैं रफली समझा देती हूँ, ये हमारी लाइन हो गई, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होंगे। अब सेम साइड क्या होगी, या फिर लेफ्ट साइड होगी या फिर राइट साइड होगी। ठीक है, लेकिन ये बनते कैसे हैं, इसमें जो है एक एंगल मेरा इंटीरियर का होगा और एक एंगल मेरा एक्सटीरियर का होगा। अब इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होते हैं, देखो इन मतलब अंदर और एक्स मतलब इसे जैसे एग्जिट बोलते हैं, तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर। तो एक हो गया मेरा अंदर का एंगल और एक हो गया मेरा बाहर का एंगल। अब इसमें मेरे अंदर का एंगल क्या होगा, देखो ये जो हमारी लाइन से, ये जो हमारी 2 लाइन से इस तरह से ये हमें दिखाई दे, ये वाले एंगल्स होते हैं हमारे बाहर के। अब अंदर क्या होंगे, अंदर वो होंगे जो इन दोनों लाइंस के अंदर बनते हैं इस तरह से। ये वाले एंगल्स हमारे अंदर के एंगल्स होते हैं और बाहर के, ये बाहर के एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे हमारे, देखो जहाँ ये यहाँ पे एग्जांपल से भी समझा रखा है। सेम साइड ले लो, ये वाली साइड ले लो। ठीक है, इस साइड में जो है एक इंटीरियर होना चाहिए, एक एक्सटीरियर होना चाहिए। इन्होंने जो है सबसे पहले वन देखो, वन क्या है, वन का मुंह बाहर की ओर है कि नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब एक एक्सटीरियर ले लिया तो दूसरा क्या होना चाहिए, इंटीरियर। अब इंटीरियर क्या होगा, जिसका मुंह अंदर की ओर होगा। ये जो है ये एंगल हमारा अंदर के दोनों लाइंस के बीच में है, तो ये हो गया हमारा अंदर का। तो यानी एंगल 1 एंड एंगल 5 ये हमारे क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही 2 का लिख लेते हैं, एंगल 2 एंड 2 क्या हमारा बाहर का अंदर क्या हो जाएगा हमारा, बाहर का अपोजिट अंदर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। 3 का क्या हो जाएगा, 3 हमारा अंदर की ओर है, ये हमारा 3 है। नंबरिंग हो गई, 3 के अपोजिट मेरा क्या होगा, 3 अगर अंदर है तो इसका अपोजिट क्या होगा, बाहर। बाहर मेरा क्या है, सेम साइड पे 7 है। ठीक है, 4 हमारा अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इसका बाहर क्या हो जाएगा हमारा एंगल 8। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फिर से समझाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन क्या होती है कि अगर एक एंगल मेरा बाहर का है तो दूसरा एंगल मेरा क्या होगा, ये अगर बाहर का है तो दूसरा एंगल मेरा क्या होगा, अंदर का, लेकिन सेम साइड में। जैसे ये वाला एंगल मेरा अगर बाहर है तो इसका अंदर क्या होगा, दिस वन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर के एंगल, एक्सटीरियर मतलब हो गया बाहर के एंगल। लेकिन अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट जैसे हम बोलते हैं ना, अल्टरनेट बारी आनी चाहिए। अल्टरनेट का मतलब हो गया एक, मतलब अगर अपोजिट, अल्टरनेट का मतलब हम अपोजिट भी समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है अपोजिट। ठीक है, तो जैसे ये इंटीरियर, इंटीरियर यानी ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर वाले एंगल्स। तो ये हमारी जो है दो लाइंस हो गई, एक लाइंस हमारी जो है ये लाइंस हो गई, दूसरी लाइंस हमारी ये वाली हो गई, एक लाइन मेरी ये वाली हो गई, दूसरी मेरी ये वाली लाइंस हो गई। ठीक है, इसमें जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, अब इंटीरियर यानी अंदर के एंगल्स, अब अंदर के ही देखेंगे, लेकिन अंदर के कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, 6 का अल्टरनेट क्या होगा 3, और यहाँ पे मेरा क्या लिखा है, इसे मान लेते 1, नंबरिंग सही कर लेते 1 2, इसे हम लिख लेते हैं 3, यहाँ पे इसे सही करते हैं, यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स देखते हैं लेकिन अपोजिट, यानी 3 का अपोजिट मेरा क्या होगा 6, और 4 का अपोजिट क्या होगा, इस 4 का अपोजिट क्या होगा, इस 4 का अपोजिट होगा मेरा क्या 5। ठीक है, इस तरह से इस 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब अल्टरनेट एक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर यानी बाहर के लेकिन अपोजिट। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 8। तो यानी अब बाहर के देखने, तो बाहर मेरे क्या होंगे, 1 और 2 बाहर होंगे, यहाँ पे 7 और 8 मेरे बाहर होंगे। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट होगा मेरा 7, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एंगल 2, एंड 2 के साथ मेरा क्या आएगा 7, और 1 के साथ क्या आएगा, 1 के अपोजिट में कौन हो जाएगा एंगल 8। तो ये मेरे क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे इंटीरियर एंगल भी लिख लेती हूँ मैं, इंटीरियर यानी अंदर, 3 अंदर है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और इस 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंगल 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, देखो को लिखा हुआ है और इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर के ही एंगल्स की बात होगी, लेकिन को का मतलब क्या हो जाएगा, को यानी कोऑर्डिनेशन समझ सकते हो, कोऑर्डिनेशन यानी हम इसे समझ सकते हैं साथ साथ। साथ का मतलब क्या, को मतलब हो गया साथ, साथ का मतलब हो गया सेम साइड। ठीक है, तो अब हमें इंटीरियर देखना है, इंटीरियर मेरे क्या है 3 5 4 6 है। ठीक है, लेकिन को का मतलब हो गया कि सेम साइड के, यानी इस 3 का सेम साइड क्या होगा 4, तो ये 3 और 4 क्या हो जाएंगे, 3 एंड एंगल 4 मेरे क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, और एंगल 5 के साथ क्या होगा मेरा एंगल 6, ये मेरे क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे लिखा भी है बोथ आर इंटीरियर, दोनों इंटीरियर होने चाहिए, लोकेटेड ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के क्या होने चाहिए सेम साइड के होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ट्रांसवर्सल लाइन में बनने वाले एंगल्स के टाइप्स। इसे जो है हम जो है इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये हमारी शीट है, इसको शॉर्ट तरीके से अगर समझना है तो इस तरह से यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। अगर पी पैटर्न में, ये देखो हमारा पी पैटर्न में बन रहा है, पी पैटर्न में अगर बन रहा है, जैसे ये पी है, ठीक है, इस पी में बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला एंगल्स, तो जब हमारा पी बनता है तो यानी वो कौन सा हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, आर एग्जैक्टली इक्वल होते हैं और सेम साइड में होते हैं। ठीक है, अगर हमारा जेड बन रहा है इस तरह से, जेड, जेड में क्या होगा एक एंगल, अब एंगल्स कैसे बनता है, जब दो लाइंस के बीच, दो लाइंस मेरी क्या हो गई इन दोनों के बीच, अब इसमें इन दोनों के बीच ये वाला, ठीक है, दिस वन और दिस वन, तो जब जेड के फॉर्म में जो है हमारे एंगल्स बनते हैं तो वो हमारे क्या होंगे अल्टरनेट एंगल्स, उसमें जो है हमारे एक्सटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं। अगर हमारा सी पैटर्न्स में जो है फॉर्म हो रहा है, तो सी पैटर्न मतलब हो गया को इंटीरियर एंगल्स, जिसमें को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है कि
जो दोनों एंगल्स का सम होता है, हाँ इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये चार्ट है, इस चार्ट को अगर स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। ये जो है इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग क्रॉस याद रख लेना, सेम साइड, एक क्या होगा इंटीरियर, एक होगा एक्सटीरियर, दोनों क्या होंगे इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर यानी अंदर, लेकिन अपोजिट साइड के बोथ इंटीरियर दोनों इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, अपोजिट साइड के एक्सटीरियर एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल। को इंटीरियर, को आ गया और इंटीरियर आ गया, इंटीरियर यानी दोनों इंटीरियर के होने चाहिए। को मतलब आ गया हमारा सेम साइड। ठीक है, जैसे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग में भी को था, को इन दोनों में को है, तो यानी सेम साइड। लेकिन इसमें कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है तो याद रखना एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, और इसमें सिर्फ इंटीरियर ही लिखा है तो सिर्फ इंटीरियर का ही, लेकिन सेम साइड के। और उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये है हमारा कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म का मतलब ये हो गया कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि दो लाइंस हमारी पैरेलल है। ठीक है, दो लाइंस कब पैरेलल होंगी हमारी, अब ट्रांसवर्सल लाइन हमने किस में पढ़ी, ट्रांसवर्सल लाइन सिर्फ और सिर्फ हमारी किस में बनती है, पैरेलल लाइंस में बनती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में पैरेलल तो बनेंगी नहीं, परपेंडिकुलर लाइंस में भी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बनती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन हमारी सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही बनती है। अब पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन है, तो ये है हमारा कि दो लाइंस जो है, एक एल है और एक एम है, दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, ये फर्स्ट कंडीशन, या फिर फर्स्ट कंडीशन इक्वल हो जाए, या फिर उसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए। दो लाइंस पैरेलल होगी, इसमें हम अगर ट्रांसवर्सल लाइन बना दें, ठीक है, अब इसमें हम ये प्रूफ करके दिखा दें कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है, या फिर इसके अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं वो इक्वल है, या फिर इस लाइन के, अभी हमारे लिए ये सिंपल लाइन है एल और एम, ठीक है, इसके को इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन में से भी अगर एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है तो यानी मेरी ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ एनी वन ऑफ दिस कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सही होती है, देन द लाइंस आर मैथमेटिकली ग्रांटेड टू बी पैरेलल, प्रूविंग वन कंडीशन ऑटोमेटिकली प्रूव द अदर्स। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन आ गया ऐसा कि ये हमारे पास लाइंस हैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइंस हमें दे रखी है और हमें ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि प्रूफ दैट लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सी भी एक उसके अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करके दिखा दे, या उसके को इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 दिखा दे, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करके दिखा दें, तो ऑटोमेटिक वो दोनों लाइन हमारी एल और एम क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, अब लास्ट टॉपिक हमारा था पेपर फोल्डिंग रूल्स। ठीक है, पेपर फोल्डिंग रूल्स क्या होता है, मान लो ये हमारी कॉपी का पेज है, ठीक है, अगर मैं इसको बीच से फोल्ड करूँगी तो जब ये बीच से फोल्ड होगा तो ये वाला पोर्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फोल्ड होगा तो इस तरह से एक लाइन मेरी इस तरह से ड्रॉ होगी। जब मैं इसे ओपन करूँगी तो इसमें कितने पैरेलल लाइंस बनेंगे, तो देखो एक तो ये वाली पैरेलल लाइंस बनेगी मेरी, ठीक है, कॉपी की, एक ये बीच वाली बनेगी जो फोल्ड करके आई, और तीसरी कौन सी बनेगी, जो कॉपी की ऑलरेडी है। तो यानी जब मैं एक फोल्ड करूँगी तो मेरे कितने पैरेलल लाइंस बनेंगे, 3, और जब मैं 2 फोल्ड करूँगी, ये मेरी कॉपी हो गई, ठीक है, 2 फोल्ड के, पहला ये, दूसरा ये, तो जब मैं 2 फोल्ड करूँगी तो मेरी कितनी पैरेलल लाइंस बनती हैं, जब दूसरा फोल्ड करूँगी तो यहाँ पे भी एक और लाइन मेरी बनेगी इस तरह से, तो कितनी मेरी पैरेलल लाइंस बनेंगी, मेरी बनती हमारी बनेंगी 5 पैरेलल लाइंस। 2 तो जो है वो कॉपी की ही रहेंगी, फ्रंट की और बैक की, ठीक है, और 3 जो है उसके बीच में बनेंगी हमारी इस तरह से। तो जब 2 फोल्ड करते हैं तो हमारी 5 लाइंस बनती हैं, जब हम 3 फोल्ड करेंगे तो हमारी 9 लाइंस बनेंगी। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इसे याद रखना है हमने। ये फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस निकालने का।
नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, हमें याद रखना है 2 की पावर n प्लस 1, वेयर n इज नंबर ऑफ लाइंस, हॉरिजेंटल फोल्ड लिख सकते हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ फोल्ड, कितने हमने फोल्ड किए, ठीक है। मान लो हमने जो है यहाँ पे 5 फोल्ड का तो दे रखा है, मान लो हमने यहाँ पे जो है 6 फोल्ड किए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 6 प्लस 1, तो 2 की पावर 6 हमारा हो 64 प्लस 1, तो 64 प्लस 1 मेरा कितना हो जाएगा 65, तो यानी 65 मेरी पैरेलल लाइंस बनेंगी। आपको जो है सिंपल ये फॉर्मूला लर्न करना है पेपर फोल्डिंग रूल्स का। तो ये हमारे सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में जो है कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की।